आज के मुख्य समाचार। राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री पर किया तीखा प्रहार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण के तहत मिली बड़ी सौगात। धर्मशाला T20 में नहीं दिखेंगे रोहित और विराट। प्रदेश के डिपो में मिलेगा हिमाचल का चावल। HPTU के 720 फार्मेसी छात्रों के समर्थन में प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी। सीएम ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर दिया जोर। श्रद्धालु ने भेंट किया 1 किलो सोने का 9-मुखी दीपक। शिमला में तहत बाजारी मुद्दे पर सीटू का प्रदर्शन। सुंदरनगर में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का प्रयास। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह झूठा दिखावे पर चल रही है। दिवाली से पहले ठेकेदारों को भुगतान करने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री ने जनता से खुला धोखा किया है। जम्वाल ने कहा कि प्रदेश भर में ठेकेदारों को भुगतान न होने से कार्य ठप हो चुके हैं और विकास योजनाएं अधर में लटकी हुई है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार की वित्तीय हालत बेहद खराब है और राजकोष अनुशासन पूरी तरह चरमरा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने बताया कि सुंदरनगर में लगभग 3.73 करोड़ रुपए की लागत से बना आधुनिक विश्राम गृह भुगतान न होने के कारण ठेकेदार ने ताला जड़ दिया है। करीब 1 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है, जिससे यह भवन विभाग को हैंडओवर नहीं हो पा रहा है। फर्नीचर हेतु 50 लाख रुपए का प्रावधान भी अटका हुआ है। जमाल ने कहा कि दिवाली से पहले भुगतान की घोषणा करना और फिर उसे पूरा ना करना सरकार के विश्वासघात की पहचान है। सुखविंदर सुक्खू जी की कांग्रेस की सरकार ताले वाली सरकार के रूप में जानी जा रही थी, क्योंकि पहले सरकार ने सारे संस्थान बंद करके उन सारे कार्यालय और संस्थानों पर ताले लगाए थे। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में जो वित्तीय कुप्रबंधन सामने आ रहा है, उसके अनुसार एक उदाहरण भी मेरे विधानसभा सुंदरनगर का सामने आया है, जहाँ PWD रेस्ट हाउस लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत से जो बनकर तैयार हो गया, उसमें 1 करोड़ रुपए की पेमेंट अभी कंट्रैक्टर को लेनी थी। जब लंबे समय से वो पेमेंट ठेकेदार को नहीं हुई तो उस ठेकेदार ने उस PWD रेस्ट हाउस के को जो है वहाँ पर ताला लगा दिया है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने वायदा किया था कि दिवाली से पहले सभी ठेकेदारों को पेमेंट मिल जाएगी, क्योंकि ये मात्र मामला ठेकेदारों का नहीं था, क्योंकि कंट्रैक्टर आगे पेमेंट जो है लेबर को देते हैं। लेबर बाज़ार से दुकानदारों से अपना सामान लेते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतों उनकी उससे पूरी होती है। और जहां दिवाली के समय भुगतान नहीं हुआ, वहीं हिमाचल प्रदेश में ठेकेदार एसोसिएशन जो है संघर्ष समिति बनाने पर भी आज उतारू हो गई है। और आज अव्यवस्था का आलम इस प्रकार से हो गया कि अब जनता ने और ठेकेदारों ने तय कर लिया है कि इन सरकारी संपत्तियों के ऊपर हम अपना ताला लगाएंगे, जिसकी शुरुआत जो है वो सुंदरनगर से हो चुकी है। ठेकेदार ने सरकारी संपत्ति रेस्ट हाउस पर अपना ताला जड़ दिया है, क्योंकि उसकी लगभग 1 करोड़ रुपए की पेमेंट अभी विभाग से PWD विभाग से लेने को है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे विकास कार्य हैं जो बनकर जो भवन तैयार हो गए हैं, वो सारे कंट्रैक्टर उन पे ताला लगाएंगे और सरकार जो है जल्दी से जल्दी इस सारी व्यवस्था को नहीं करेगी। तो मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में अब ठेकेदारों ने भी निर्णय ले लिया है कि जहां कर्मचारी पेंशनर सारे सड़कों पर हैं, युवा सड़कों पर हैं, वहीं अब ठेकेदार भी सड़कों पर उतरने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय कुप्रबंधन के बहुत से मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर होगा। एक मजाक जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि आज कंट्रैक्टर सड़कों पर है, वहीं आने वाले समय में मुझे लगता है कि विधायकों को भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। हमको जो विधायक क्षेत्र विकास निधि मिलती है वो भी, उसका भी भुगतान जो है वो ट्रेजरी से नहीं हो रहा है, सिर्फ सैंक्शन के लेटर निकल रहे हैं और पैसा जो है वो ट्रेजरी से BDO के कार्यालय में नहीं आ रहा है, जिसके कारण से सारे विकास कार्य जो है आज हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए ग्रामीण सड़क संपर्क क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY चरण 4 के तहत राज्य की 294 सड़कों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 2271 करोड़ है।
राज्य सरकार ने केंद्र से PMJSY स्टेज 1 में बनी 148 सड़कों को नए चरण में शामिल करने का आग्रह किया था, जिसे 24 दिसंबर 2024 को जारी दिशा निर्देशों में शामिल कर लिया गया है। NIT हमीरपुर द्वारा तैयार की गई 294 DPR की तकनीकी जांच बीट्स पिलानी ने की, जिसके बाद मंत्रालयों की टीमों ने स्थल निरीक्षण किया। इनएक्सेसिबल एरिया प्रदेश के हैं, उनको आज एक बड़ी सौगात हम लाने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में निरंतर हमने प्रदेश की आवाज को उठाया और हमें एक बड़ा सहयोग केंद्र सरकार से जो है वो PMJSY 4 के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिला। इसकी जो कुल सैंक्शनिंग प्रदेश के अंदर हुई है वो हमारे जो है टोटल जो है 299 रोड्स की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश को मिली है। अभी इसकी EC की बैठक पिछले 2 दिन पहले हुई, जिसमें हमारे सेक्रेटरी PWD और साथ में हमारे ENC जो है वो जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हमारे सेक्रेटरी है केंद्र सरकार के, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई ऑनलाइन और उसमें हमको ये स्वीकृति मिली है, जिसमें टोटल 294 सड़कें इसमें हमको स्वीकृत हुई है और इसमें कुल राशि 2,271 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को इसमें स्वीकृत हुए हैं, जिसमें कुल लंबाई प्रदेश को 1538 किलोमीटर प्रदेश के अंदर हमको स्वीकृति इसमें प्राप्त हुई है। और इसमें खास करके हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज हैं, चाहे वो किन्नौर है, भरमौर है और चंबा जिला के बहुत से सड़कें हैं और खास करके हमारा जिला शिमला के अंदर चाहे जुब्बल कोटखाई है, चौपाल है, वैसे तो पूरा प्रदेश है मगर खास करके जो हमारे इनएक्सेसिबल एरियाज है जिसमें हैबिटेशन 250 प्लस की जिसमें हैबिटेशन है उसकी ये स्वीकृति मिली। और इसमें जो स्टेट स्पेसिफिक हमने इशू उठाया, स्टेट स्पेसिफिक जो हमने इशू पीछे अभी एक ऑनलाइन बैठक केंद्रीय मंत्री जो है इसके ग्रामीण विकास के शिवराज सिंह चौहान जी उनके साथ हुई थी, वहां पर भी हमने इस इशू को उठाया था कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए स्टेट स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए। और हमने ये कहा था कि जो हमारा PMJSY 1 में जो सड़कें प्रदेश के अंदर बनी है, आज से 20 साल पहले बनी है, 25 साल पहले बनी है, उनकी तारीख के लिए भी इसमें हमको स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। और इस विषय को हमने पूरी गंभीरता से उठाया, हमारी टीम ने पूरी गंभीरता से उठाया और इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए है और इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी, हमारी सड़कों का जाल प्रदेश के अंदर और मजबूत होगा। और मैं प्रदेश की जनता से भी ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, मैं लगातार इस विषय को हम प्रदेश में उठा रहे हैं कि हम जगह जगह पे पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का निर्माण करना चाहते हैं, मगर सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम जहाँ पर भी हमारे पास जमीन उपलब्ध नहीं होगी हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज फिर से विनम्रता पूर्वक प्रदेश की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, हमारे माननीय विधायकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, हमारे जिला परिषद के सदस्यों से ये निवेदन करना चाहूँगा, पंचायत समिति के सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के और भी जितने लोकल बॉडीज है, NGOs है, एक्स सर्विसमैन बॉडीज है, बहुत से जो इन्फ्लुएंशियल तबके हैं हमारे प्रदेश के अंदर, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसमें खुलकर जमीन देने का कार्य करें। जो है वो 294 सड़कों के ऊपर जो है सीमित हो गए, मगर अगर इसमें हमको और जमीनें अगर मिलती है तो हम इसका नेटवर्क और प्रदेश के अंदर बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरा ये भी निवेदन रहेगा प्रदेश की जनता से कि आप इसमें खुलकर भूमि दान करें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी हमको डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ी है, कोर्ट में भी ये मसले बहुत लंबे समय से चले हुए हैं, इसलिए हम बिना गिफ्ट डीड के कोई भी सड़क प्रदेश के अंदर नहीं बनाएंगे। ये निर्णय सरकार ने भी लिया है और लोक निर्माण विभाग ने भी लिया है, तो उस दृष्टि से हम इसके ऊपर जो है वो कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ आने वाले समय में
जैसे ही इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है, अभी तो इसकी ईसी बैठक में हमको ये मंजूरी मिली है, जैसे ही इसका फॉर्मल कम्युनिकेशन हमको आता है, हम इसका इमीडिएटली टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो प्रदेश के अंदर शुरू कर देंगे। और हमारा कोशिश रहेगा कि जो इसमें स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस और स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम प्रदेश को आता जो मिलेगा, जिस टाइम फ्रेम के अंदर हमको ये कार्य पूरा करना है, उसको हम करने का, उस टारगेट्स को मीट करने का हम पूरा प्रयास जो है वो प्रदेश के अंदर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मुकाबले में इस बार दर्शकों को टीम इंडिया के दो दिग्गज सितारे रोहित शर्मा और विराट कोहली मैदान पर नजर नहीं आएंगे। दोनों खिलाड़ियों ने T20 प्रारूप से संन्यास ले लिया है। हालांकि भारतीय टीम की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन यह तय है कि धर्मशाला में इस बार युवा खिलाड़ियों की टक्कर देखने को मिलेगी। 2015 में धर्मशाला में खेले गए T20 मैच में रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 106 रन के शानदार शतकीय पारी खेली थी, जो अब भी दर्शकों के यादों में ताजा रहती है। विराट कोहली ने इस मैदान पर IPL मुकाबलों में अपना जलवा दिखाया था। दोनों ही खिलाड़ियों की अनुपस्थिति से भले ही प्रशंसक निराश होंगे, लेकिन नई पीढ़ी के खिलाड़ियों से उम्मीद भी उतनी ही बड़ी हुई है। HPCA सचिव अवनीश परमार ने बताया कि मुकाबले की तैयारियां जोरों पर है। जल्द ही स्टेडियम में व्यवस्थाओं को लेकर अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीम की आधिकारिक घोषणा के बाद यह स्पष्ट होगा कि कौन-कौन से खिलाड़ी धर्मशाला पहुंचेंगे। परमार ने आश्वस्त किया है कि मुकाबले की तैयारियों में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि शोंगटोंग प्रोजेक्ट का कार्य 26 दिसंबर से शुरू होगा, ताकि प्रदेश की बिजली आयात पर निर्भरता कम हो सके। मुख्यमंत्री ने JICA प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि VTO प्रक्रिया की सही समझ न होने के कारण आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि JICA प्रोजेक्ट के तहत MRI मशीन बदलने की प्रक्रिया नीति आयोग, स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार से होकर गुजरती है। वहीं हंसराज मामले की जांच पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवती ने FIR दर्ज करवाई है और सरकार इस प्रकरण की गहन छानबीन कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 10 नवंबर को मंडी में आयोजित कार्यक्रम में आपदा प्रभावितों को राहत राशि वितरित की जाएगी। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर वालों को 1 लाख रुपए और पूरी तरह प्रभावित घर वालों को 4 लाख रुपए की पहली किश्त के चेक दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विंटर सेशन इस बार सबसे लंबा होगा, ताकि पर्यटन सीजन पर अवसर न पड़े और संगठन विस्तार की प्रक्रिया अगले 10 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को सभी मुद्दों को सदन में उठाना चाहिए, ताकि आपदा प्रभावितों की मदद पर सार्थक चर्चा हो सके। बैठक में शोंगटोंग प्रोजेक्ट की जो प्रगति है उस पर बात की गई है। काशंग प्रोजेक्ट है, सोलर पावर प्रोजेक्ट है, पेखूवाला प्रोजेक्ट है। सब प्रोजेक्टों को, जो सारे जितने भी सोलर से संबंधित प्रोजेक्ट है उसकी बैठक ली, हाइड्रो से संबंधित है उसकी बैठक ली, और 1 मेगावाट का जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ लगाने जा रही है उसके संदर्भ में बैठक थी। और विस्तृत बैठक लेने के बाद टारगेट दिया। मुझे वो सैंक्शन लेटर दिखा दीजिए कि 1400 करोड़ रुपए का क्या प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। जयराम ठाकुर जी को ये जानकारी होनी चाहिए। जो EAP होते हैं, एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होती है, उसको फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है 5 साल के लिए कि एक्सटर्नल प्रोजेक्ट हेल्थ में जाएगा, उसकी हमने PPR बनती है। उसके बाद उसको हम एक छोटा सा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है, PFR। उसके बाद क्या होता है, उसको हम स्वीकृति के लिए नीति आयोग को भेजते हैं। नीति आयोग के बाद एक हेल्थ मिनिस्टर जो केंद्र के, उनको भेजा जाता है। केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर के बाद फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर में जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर की स्वीकृति मिलने के बाद फिर वो राज्य सरकार के पास आती है, और राज्य सरकार को से ये कमिटमेंट ली जाती है कि 72% जो है वो भारत जो भारी बैंक है, चाहे जायका है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे AFD है, चाहे KFD है, चाहे ADB है, सब प्रोजेक्ट्स का वो उनमें से किसी भी बैंक को हम सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद 28% हिमाचल प्रदेश की सरकार देती है 100 रुपए में से, और 72% इसमें दिया जाता है। और अभी हमने उस प्रोजेक्ट की शुरुआत की और कहा कि स्वीकृति मिल गई है। मैं जयराम सिंह जी कहूँगा कि इस प्रकार की बातें ना अच्छी नहीं लगती है। आप
फाइनेंस को थोड़ा अच्छा समझते तो प्रदेश का आज इतना बेड़ा गर्क ना होता, जिस प्रदेश का बेड़ा गर्क उन्होंने इतने निचले, आज आर्थिक स्थिति को इतने निचले स्तर पर ले आए हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप हमारे जायका और ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट है, ये तो हमारे अधिकार है, हमारे टैक्सेस के शेयर है। ये कोई भारत सरकार के द्वारा कोई ग्रांट और स्पेशल रिलीफ नहीं है। ये तो जो अब कमीशन, फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है उसके अनुसार होता है। अभी जब 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा तो वो जैसे 2026 से लेकर 31 तक का जो टैक्सेस का शेयर होता है, 100 रुपये में से 41% जो स्टेट और सेंटर के टैक्सेस का शेयर होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसी में वो लिमिट को भी तय करते हैं कि वर्ल्ड बैंक और EAP के जो प्रोजेक्ट है उनको 5 साल तक कितने पैसे लेने की इजाजत होती है। ये सब चीजें नियम के अनुसार और कानून के अनुसार बनी होती है। और जयराम जी का आज कहना कि हमने 1400 करोड़ रुपए का हेल्थ का प्रोजेक्ट दिला दिया, पूछो उनको कि किस चीज का दिलाया, कहाँ है स्वीकृति, कहाँ सैंक्शन लेटर है, प्रक्रिया चल रही है। अभी हम डिजास्टर के लिए 2000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। स्वीकृति अभी मिलेगी, अभी हमारे पास आएगा, फिर वो जाएगा जायका का जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ जाएगा, 3-4 महीने लगेंगे। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि पैसे दिला दिए। देखिए, हंसराज जी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, हमने कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और देखा जाए कि किस प्रकार के आरोप है, क्योंकि जिस महिला ने आरोप लगाए वो पहले उन्होंने FIR दर्ज करवाई, उसके बाद उन्होंने दोबारा FIR दर्ज करवाई है। तो जब पहली FIR हमने सरकार ने दर्ज की थी तो उस समय उन्हें बयान नहीं देना चाहिए था जाकर कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने पहले जाकर बयान दिया, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा एक महिला ने, पीड़ित महिला ने दोबारा बात की है। उस पर हमारी सरकार पूरा गहन विचार कर रही है कि गहनता से छानबीन कर रही है। राहत राशि आपका हमारा कार्यक्रम 10 तारीख को मंडी में होने जा रहा है। 10 तारीख को सभी आपदा प्रभावित परिवार जिनके घर बह चुके हैं, पूरी तरह घर नष्ट हो चुके हैं, उन्हें हम 7,70,000 रुपया देंगे। पहली किस्त हम 4 लाख के रुपए के रूप में देंगे। जिनके आंशिक रूप से टूटे हुए घर हैं उन्हें हम 1 लाख रुपया देंगे। जिसका पशु चला गया उसको हम 55,000 रुपया देंगे। मैंने कहा कि लास्ट का जो दिन होते हैं 20-10 दिन वो टूरिस्ट सीजन के होते हैं, और हम जब हमारा जब 70 होता तो सारी ट्रैफिक जाम हो जाता है, टूरिस्टों को भी परेशानी होती है। तो अब हमने कहा कि और जो उनकी बुकिंग होती है, जो बेचारे धर्मशाला में होटल का कारोबार करते हैं, पर्यटन का कारोबार करते हैं, उनकी सारी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ती है और उनके पर्यटन उद्योग को भी नुकसान होता है। तो हमने कहा कि अगर हम ये 1 नवंबर के लास्ट सप्ताह में रखें तो इनसे उन जो धर्मशाला, इस ढंग से हमने पहले करने की कोशिश की है। और ये इतिहास का सबसे लंबा विंटर सेशन कांगड़ा में होने जा रहा है। ये कांगड़ा के लोगों को भी बड़ी खुशी की बात है कि सबसे लंबा 8 दिन का ये सेशन होने जा रहा है। 8 दिन के सेशन में मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहूँगा कि वहाँ सारे मुद्दे उठाए। हम इसलिए मौका उनको देना चाहते हैं कि वो सारे मुद्दे लेके आए, सबसे संबंधित मुद्दे लेकर आए। महज हमारी किस प्रकार से आप आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता करेंगे वो भी हमें बताएं। महज बयानबाजी से तो ठीक है, आप तनाव में रह रहे हैं, आपके 5 गुट हैं, तो आपको सब लोगों को अपनी अपनी कुर्सी बचानी है, और गुटों की लड़ाई में आप कांग्रेस सरकार पर जो आरोप लगाने की बात करें उसके तथ्यों के साथ लगाएं। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में बुधवार का दिन भक्ति और आस्था से सराबोर रहा। ज्वालामुखी मंदिर में चंडीगढ़ पंजाब से आए एक श्रद्धालु ने मां ज्वालामुखी के चरणों में करीब 1 किलो सोने का 9 मुखी आरती दीपक अर्पित किया। श्रद्धालु ने बताया कि मां की कृपा से उनका व्यवसाय निरंतर उन्नति कर रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी नेक कमाई का यह अंश मां के चरणों में समर्पित किया है। अब इस स्वर्ण दीपक से प्रतिदिन 5 बार मां ज्वालामुखी की आरती की जाएगी। इस अवसर पर मंदिर अधिकारी तहसीलदार मनोहर लाल, ट्रस्ट सदस्य कपिल शर्मा सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धालु परिवार का स्वागत किया तथा मां की चुनरी, तस्वीर और प्रसाद भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। जानकारी के अनुसार यह श्रद्धालु पुजारी अनिल शर्मा के यजमान है और इससे पहले भी माता की सेवा में सोने का पत्रा चढ़ा चुके हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे दानी भक्तों की सूची तैयार कर मंदिर में सम्मान बोर्ड लगाए जाए ताकि अन्य श्रद्धालु भी प्रेरित होकर मंदिर के विकास कार्यों में योगदान दे सके। वहीं शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में भी बुधवार को एक श्रद्धालु ने मां के चरणों में लगभग 10 तोले का सोने का हार अर्पित किया।
श्रद्धालु ने बताया कि मां चिंतपूर्णी की कृपा से उनके परिवार पर विशेष आशीर्वाद बना हुआ है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास है। भक्त परिवार ने देर रात की आरती में भाग लेकर मां का पूजन किया। इस दौरान मंदिर की भव्य सजावट और भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। दोनों शक्तिपीठों में बुधवार को भक्ति, समर्पण और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और जबरन कार में बैठाने की कोशिश का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार समुदाय विशेष से संबंध रखने वाले आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं आरोपी पक्ष ने मारपीट और मुंह काला करने के आरोप लगाए हैं। इस घटना के बाद सुंदरनगर थाने के बाहर दोनों पक्षों में तीखी नारेबाजी और हंगामा भी हुआ, जिससे माहौल तनावपूर्ण बन गया। पीड़िता के अनुसार आरोपी पिछले कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। मंगलवार को स्कूल से लौटते समय उसने छात्रा को जबरन कार में बिठाने की कोशिश की, लेकिन शोर मचाने पर वहां से फरार हो गया। बुधवार को जब आरोपी दोबारा पीड़िता के घर के पास पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। थाने में आरोपी के रिश्तेदारों के पहुंचने पर दोनों पक्षों के बीच झड़प की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस के हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि नाबालिग पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि दूसरे पक्ष की शिकायत पर भी जांच जारी है। इस घटना पर देवभूमि संघर्ष समिति ने कड़ी निंदा की है। समिति ने कहा कि यह घटना न केवल एक बालिका की गरिमा पर हमला है, बल्कि प्रदेश के सामाजिक एकता और देवभूमि की परंपराओं पर भी गहरा प्रश्न चिन्ह लगाती है। समिति ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को कठोर सजा दी जाए और थाना परिसर में हुए विवाद की निष्पक्ष जांच भी करवाई जाए। आज सुंदरनगर में एक बड़ी निंदनीय घटना घटी। पिछले 15 दिनों से एक शांति दूत नाबालिग हिंदू लड़की का पीछा कर रहा था और आज सुबह उसने जबरन उस लड़की का हाथ पकड़ के उसको अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में खींचने का प्रयास किया। तो जो वहां पे मौजूद समाज था उन्होंने उसका विरोध किया, उसको रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले किया। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, परंतु इसके बाद क्या घटनाक्रम घटता है जहां तो पूरे समाज को, चाहे मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो या कोई भी समाज हो, इस प्रकार की घटना के लिए उस व्यक्ति की सबको निंदा करनी चाहिए थी। परंतु बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वहां का जो मुस्लिम समाज है वो उस व्यक्ति के पक्ष में खड़ा हो गया और उस थाने में जाकर उस पीड़ित लड़की और उसके पिता पे हमला करने का प्रयास किया। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि अगर हम बार बार हिमाचल प्रदेश में जिहाद, लव जिहाद और दूसरे जिहाद या डेमोग्राफिक चेंज की बात करते तो बताइए कि कहां गलत है। बार बार हिंदू समाज पर आरोप लगता है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने का प्रयास कर रहा है। तो अगर हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं तो जो वहां मुस्लिम समाज ने जो किया, क्या वो सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का एक प्रयास था? हैरानी होती है हमें इस बात पे कि जहां तो पूरे मुस्लिम समाज को इस घटना की निंदा करनी चाहिए थी कि एक लड़की के साथ इस प्रकार की घटना घटी, उसको भी उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया कि हमारे धर्म का व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है तो हमें उसके साथ खड़ा होना है। कितनी बड़ी निंदा की बात है। हम इस घटना की भरपूर निंदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार अब राज्य के किसानों से खरीदे जा रहे धान से तैयार स्थानीय चावल को डिपो में उपलब्ध कराने जा रही है। सरकार के इस पहल से न केवल किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी उच्च गुणवत्ता वाला चावल प्राप्त होगा। धान की खरीद के बाद इसे प्रदेश की 2 चावल मिलों में रिफाइन किया जाएगा। इसके बाद चावल को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदामों में भेजा जाएगा, जहाँ से यह डिपो तक पहुँचेगा। विभाग के अनुसार धान की खरीद 3 अक्टूबर से
से जारी है। सरकार की ओर से निर्धारित दर 2390 प्रति क्विंटल पर किसानों से धान खरीदा जा रहा है। खरीद के लिए उद्योग शेड मलपुर और मार्केट यार्ड नालागढ़ में 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक श्रवण हिमालयन ने बताया कि विभागीय टीम ने दोनों केंद्रों का अचानक निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीदे गए धान को राज्य के ही मिलों में भेजा जा रहा है ताकि तैयार चावल सीधे प्रदेश के डिपो में उपलब्ध करवाया जा सके। इस निर्णय से स्थानीय किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा और प्रदेश वासियों को हिमाचली चावल का स्वाद डिपो के माध्यम से मिल सकेगा। शिमला में तह बाजारियों के मुद्दों को लेकर आज सीटू के नेतृत्व में फुटपाथ वेंडर्स ने महापौर कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वेंडर्स ने नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ विरोध जताया और आरोप लगाया कि प्रशासन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के वेंडर्स को हटाकर गरीब मजदूर वर्ग की रोजी रोटी छीन रहा है। उन्होंने कहा कि तह बाजारी व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी और मनमानी वसूली से छोटे कारोबारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सीटू नेताओं ने मांग की है कि तह बाजारी नीति को स्पष्ट किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द ही वेंडर्स की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन को प्रदेश भर में विस्तारित किया जाएगा। साथ ही महापौर से आग्रह किया गया है कि वे मजदूर वर्ग के हित में तत्काल हस्तक्षेप करें। करनी होगी कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं होती? कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं होती? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमने पिछले कल जो है मेयर साहब से बातचीत की थी और ये भी कहा था कि मिलने आएंगे, लेकिन इसके बावजूद दफ्तर छोड़कर भाग गए हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। और हमने बड़ा गंभीर मुद्दा जो उठाया था कल, और हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि देश के अंदर वर्ष 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेडी फड़ी तय बाजारी के संदर्भ में एक निर्णय दिया और भारत सरकार को आदेश दिया कि वो इस तरीके के जो सड़कों पर गरीब लोग जो अपना गुजर बसर करते हैं, रोजगार चलाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दुकान खरीद पाएं या दुकान का किराया दे पाएं, तो इन गरीब लोगों को भी जीने का अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 21 में। और भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार भी दिया गया है अच्छे तरीके से रहने का अनुच्छेद 14 में, और अनेकों और अनुच्छेद हैं जिनमें अपना व्यवसाय करने का भी अधिकार दिया गया है। तो उसी के मध्य रूप में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देशित किया कि उस वक्त, आज तो ये संख्या और ज्यादा हो गई है, डबल से ज्यादा, उस वक्त जो है 2 करोड़ के करीब लोगों का आकलन किया गया था पूरे देश में कि रेडी फड़ी तय बाजारी में जो काम करते हैं। ये संख्या आज 4 करोड़ है, और 4 करोड़ तो सिर्फ वो काम करने वाले हैं, उनका परिवार को अगर 4 से गुना कर दो तो ये 16 करोड़ के करीब लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भारत सरकार को कि इनके लिए एक नीति बनाई जाए, कानून बनाया जाए, और एक लंबा संघर्ष CITU का, हमारी यूनियन का, पूरे देश में रहा था, जहां हम लगातार इस कानून को बनाने की मांग कर रहे थे। और अब 2014 में 1 मई को एक कानून आया जिसको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का नाम दिया गया, यानी रेडी फड़ी तय बाजारी का कानून बन गया है। कानून में साफ तौर पर लिख दिया गया है किसी रेडी फड़ी तय बाजारी को देश के अंदर उजाड़ा नहीं जा सकता है। ये शब्द लिखे हैं कि उजाड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि इससे विपरीत ये भी बात लिखी है कि उजाड़ने के बजाय उनको बसाया जाएगा। लेकिन शिमला के अंदर हम क्या देखते हैं, जब से खास तौर पर ये कमिश्नर यहाँ आए हैं और जो वर्तमान नगर निगम काम कर रहा है, पिछले 2 वर्षों में शिमला के अंदर हर तय बाजारी ने इस डर को महसूस किया है कि जब भी वो अपना थोड़ा बहुत सामान लगाते हैं, आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल 1 फुट की जगह में जो छोला कुलचा लगाता है, आपको मालूम है जो ऊपर वो पतीला रखता है कितनी जगह होती है, उनको भी उखाड़ दिया जाता है और तरह तरह के तर्क गढ़े जाते हैं कि ये नो वेंडिंग जोन है। हम ये कह रहे हैं कि जब ये कानून आया उसमें कुछ बातें स्पष्ट कर दी गई थी कि हर 5 वर्ष में तय बाजारियों के कार्ड बनेंगे, जो छूट गया उसको बाद में जोड़ा जाएगा। और ये भी कहा गया, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, अक्सर शिमला के अंदर ये तर्क दिया जाता है कि यहाँ भीड़ ज्यादा होगी तय बाजारियों के कारण और इसलिए जो इनको यहाँ से हटाना है। कानून के अंदर ये लिखा गया है कि किसी भी शहर की 2.5% जनसंख्या तक तय बाजारी रेडी फड़ी का कारोबार कर सकते हैं। तो आपको स्वयं मालूम है आज शिमला शहर की जनसंख्या कितनी है, 3 लाख से तो ज्यादा ही होगी, तो उसके अनुसार कितना लोग यहाँ तय बाजारी का काम कर सकते हैं।
7,500 से ज्यादा कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं 7,500 तैयबजारी नए आ जाएं या उनको जबरदस्ती ला दिया जाए, लेकिन 7,500 के बजाय जो सिर्फ 750 यहाँ काम करते हैं, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं करते हैं, जो कानून से 10 हिस्सा कम है, उनको आप बसाने के बजाय आप उजाड़ने का काम करते हैं। हर दिन आप टीम दौड़ाते हैं आईजीएमसी में, वहां सामान आप जब्त कर लेते हैं, आप सामान को फेंक देते हैं, आप धक्का मुक्की करते हैं, आप जो कई बार मार पिटाई भी करते हैं, आप गाली गलौज करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वहां जो है वो स्टोव जो है वहां आप नहीं जला सकते हैं, या हीटर नहीं लगा सकते हैं, या गैस स्टोव नहीं आप चला सकते हैं। जिसने जो है अगर खाने पीने की चीज बेचनी है जनता को और सस्ते दाम पर बेचनी है, रेडी फड़ी तैयबजारी की खासियत क्या है? ये सस्ते दामों पर जो लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाते हैं, इनकी अपनी भूमिका है, दुकानदारों की अपनी भूमिका है, कारोबारियों की अपनी भूमिका है, समाज के अंदर हर तबके की अपनी भूमिका है। लेकिन इनकी भूमिका को दरकिनार करके ये हमला सिर्फ तैयबजारियों पर नहीं है, ये तो लोअर बाजार में भी हम देखते हैं, जो वहां दुकानदार है उन पर भी हमला किया जाता है कि आपने जो ऊपर हैंगिंग कर दी, क्या हैंगिंग कर दी, उस हैंगिंग में क्या होता है, किसको क्या दिक्कत है। लेकिन जानबूझ के उनको भी तंग करना, तैयबजारी को भी तंग करना। और वर्तमान जो नगर निगम है ये इस तरीके के तर्क गढ़ते हैं। आपने देखा लगभग 1.5 साल से संजौली के अंदर जो है तैयबजारी उजाड़ दिए गए हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। आपने 1.5 साल पहले देखा पुराने बस स्टैंड पर जो आपको तैयबजारी नजर आते थे वो आज वहां से उखाड़ दिए गए हैं। गरीब लोग थे, उनके बच्चे तो जो है जब आए थे, कमिश्नर साहब ने स्वयं देखा था, रो रहे थे, और उन्होंने स्वयं कहा था कि हमारी मैडम कहते हैं कि आप फीस लाइए नहीं तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आपने पिछले दिनों क्या देखा लिफ्ट के अंदर, वहां जो तैयबजारी काम करते हैं, चाहे वो लिफ्ट के ऊपर थे चाहे लिफ्ट के नीचे थे, उनको वहां से उजाड़ दिया गया। इसी तरीके से पूरे शिमला शहर के अंदर कोई जगह बची नहीं है, चाहे लोअर बाजार है, चाहे राम बाजार है, चाहे आपका VCS का इलाका है, चाहे आपके जितने भी इलाके हैं टूटू से लेकर समर हिल जो यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, उनको समय पर जो उजाड़ने की कोशिश की जाती है। पूरे शिमला शहर के अंदर ये जो वातावरण चल रहा है, हम ये कह रहे हैं मेयर साहब से कि अगर आप किसी गलतफहमी में नगर निगम जी रहा है तो स्पष्ट हो जाइए। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी HPTU के कारण प्रभावित लगभग 700 बी फार्मेसी छात्र छात्राओं के समर्थन में कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी का आरोप है कि विश्वविद्यालय सरकार की उदासीनता से छात्रों का 1 साल का शैक्षणिक समय बर्बाद हुआ है और उनके भविष्य को भारी नुकसान हो रहा है। पार्टी ने तत्काल मांगों में बैकलॉग परीक्षाओं का शीघ्र समाधान और HPTU प्रबंधन बोर्ड सरकार द्वारा 48 घंटे में लिखित आश्वासन की मांग की है। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है और कहा है कि मांगे पूरी ना होने पर वे प्रदेशव्यापी युवा न्याय यात्रा शुरू करेंगे। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की है और चेतावनी दी है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय भवानी। मैं जगदीप कुमार ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। कल हम हमीरपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। हमारे जो बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स जो अपने भविष्य को लेकर, अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, हम उनके समर्थन में उनके पास आ रहे हैं और हम उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि हमारी पूरी टीम राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, देवभूमि क्षत्रिय संगठन आपके साथ खड़ा है। आपकी इन जायज मांगों को लेकर आप सबके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के हम आपके साथ खड़े हैं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है और निराश होने की जरूरत नहीं है। बेशक ये सरकारें, ये पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं चुनावों से पहले कि हम युवाओं का भविष्य बनाएंगे, हम उन्हें नौकरियां देंगे, हम उन्हें रोजगार देंगे, हम उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देती हैं उनके वोट लेने के लिए। लेकिन जब बात आती है उनके भविष्य की, उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी बात आती है, उनके हक अधिकार की बात आती है, तब ये पार्टियां पीठ मोड़ कर खड़ी हो जाती हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, अभी तक किसी ने भी इस पर कोई बयान नहीं दिया है और ना ही हिमाचल प्रदेश सरकार इसके लिए कोई ठोस निर्णय ले रही है, ना कोई इनसे बात कर रही है जो धरने पर बैठे हैं। युवाओं की मांग सिर्फ इतनी सी है कि जो पुराना सिस्टम था बैच वाइज का, वो वैसे ही होना चाहिए। अभी बैच वाइज में जैसे सेमेस्टर वाइज इनके पेपर होते हैं, तो ये पेपर अगर कोई
एक आध पेपर रह जाता है और वो बच्चा अगले साल में अगली एडमिशन लेना चाहता है सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो उसको फर्स्ट ईयर में फिर से एडमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सरासर लूट है, सरासर गलत हो रहा है हमारे युवाओं के साथ। हमारे बी फार्मेसी के जो युवा धरने पर बैठे हैं, तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ हम कुछ पदाधिकारियों के साथ कल हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो हमीरपुर में है, वहां हम उनके समर्थन में जा रहे हैं। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप लोग, अगर आपका समय है तो आप वहां जरूर पहुंचें और हमारे प्रदेश के युवाओं, हमारे भविष्य के साथ आप लोग खड़े हों और उनका हौसला बढ़ाएं ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाए। क्योंकि उन्होंने अभी पीछे जैसे बयान भी दिया था 2 दिन पहले कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेनी पड़ रही है, जो 2 साल का खर्चा हुआ, 2 साल की जो पढ़ाई की, वो सब उनके दिमाग में स्ट्रेस है और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और वो कोई गलत कदम ना उठा ले। इसके लिए मैं सरकार से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इसको तुरंत प्रभाव से आप इसको बदलिए, इन निर्णय को, क्योंकि बच्चों का भविष्य इससे खराब हो रहा है। उन्होंने 2 साल जो फीस दी है या तो उसको माफ करें और उनको थर्ड ईयर में एडमिशन दिलवाएं। जो बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं उन सभी को आप थर्ड ईयर में एडमिशन दिलवाएं और जो भी इनकी मांगे हैं वो पूरा करें, क्योंकि आप अपने वादों से आप मुकर नहीं सकते हैं। आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जब सरकार की बारी आती है, वोट की बारी आती है, तब आप बड़े बड़े वादे करते हैं। आप अपने वादे पूरे कीजिए और युवाओं के साथ ये अन्याय मत कीजिए। सरकार से मैं ये सीधी बात करना चाहता हूं, वरना राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। युवाओं के लिए न्याय मांगने के लिए हम पीछे नहीं हट सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हर जगह न्याय होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। अधर्म किसी के साथ नहीं होना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।